हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक। आज हम आए हैं एक नया टॉपिक लेकर, जिसमें हम आज पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशंस। हाइपर कॉन्जुगेशन, अभी तक हमने इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट कर लिया है, रेजोनेटिंग इफेक्ट या रेजोनेंस या मीजोमरिक इफेक्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, वीडियो रेजोनेंस इफेक्ट के नाम से है, पीछे जाकर लिंक में देखोगे, उसी को मीजोमरिक इफेक्ट बोलते हैं। तो आज हम तीसरा इफेक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशंस की। ये भी एक तरह का इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, है ना। कैसे काम करता है ये, वैसा ही थोड़ा सा सिस्टम अलग है इसका। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ लग सकती है और कैसे कैसे लगाएंगे, कैसे कैसे इसको समझेंगे, तो बात करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ काम आएगी, सुनो। हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ लगेगी। नंबर 1 हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगी कार्बोकैटायंस में, कार्बोकैटायन में। नंबर 2 हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगी फ्री रेडिकल्स में, फ्री रेडिकल्स। अभी चलो नोट कर बताता हूँ डिटेल में। और नंबर 3 लगेगी एल्कीन्स में, एल्कीन्स। कार्बोकैटायन तो पता है ना क्या होता है, नहीं पता बच्चा, नहीं पता कार्बोकैटायन। अच्छा, एक और होता है कार्बानायन, कार्बानायन। कार्बानायन में हाइपर कॉन्जुगेशन की एक्सेप्शन है, मतलब कि इसमें लगती भी है, नहीं भी लगती। वैसे तो लगती नहीं, कार्बन आयन में हाइपर कॉन्जुगेशन वैलिड नहीं है, बट कुछ स्पेशल केसेस हैं कि कब हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बन आयन में भी लग जाएगी। बट हम डिटेल में ये तीन तो पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और एल्कीन, है ना। कार्बोकैटायन क्या होता है। कार्बोकैटायन होता है ये देखो, CH3 और CH2+। ये एक कार्बोकैटायन है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो कंपाउंड के पास, उसको कार्बोकैटायन बोलेंगे, उसको कार्बोकैटायन बोलेंगे। फ्री रेडिकल क्या होगा, ऐसा ही फ्री रेडिकल होगा, CH2 और CH2 सही है, ओके। और एल्कीन कैसा होगा, एल्कीन होगा ऐसा, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, सही है। 2 बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड इधर, ओके। इसको बोलेंगे एल्कीन, डबल बॉन्ड है, ये फ्री रेडिकल, ये कार्बोकैटायन। ऐसा ही कार्बोनाइन होता है, CH3 CH2 और CH के पास क्या आ गया जी, CH2 के पास आया माइनस चार्ज ना, माइनस मतलब कि एक ज़्यादा आ गया, 2 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर और माइनस, 4 बॉन्ड बन जाएंगे ना, सही है। CH2 माइनस चार्ज, सही है जी। इसको बोलेंगे कार्बानाइन। देखो कार्बानाइन को डिटेल में मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कार्बानाइन की एक्सेप्शन है इसमें, हाइपर कॉन्जुगेशन स्पेशल केसेस में लगती है। कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और एल्कीन को समझेंगे डिटेल में। अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन को, नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। देखो अभी हमने लास्ट टॉपिक में रेजोनेंस पढ़ी थी। रेजोनेंस तब लगती थी, तब हमने देखा था कंपाउंड में एक तो पाई बॉन्ड होना चाहिए था। क्या क्या थे रेजोनेंस के स्ट्रक्चर, सिग्मा पाई पॉजिटिव चार्ज, ना पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पाई, और क्या था जी, यही थे क्या, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव और पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। देखो इसमें देखोगे कि तो सब में कंपाउंड में ये इकट्ठे आ रहे थे और पाई बॉन्ड तो कंपलसरी था, तो रेजोनेंस लग जाती थी। मीजोमरिक इफेक्ट होता था, या तो इलेक्ट्रॉन देता था या लेता था, +M-M, या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते थे हम इसके, मतलब पाई बॉन्ड कंपलसरी था। अब आप इसमें देखोगे तो कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, मतलब पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन उठाते थे, इधर उधर शिफ्ट कर देते थे पाई बॉन्ड को तोड़कर। अब क्या होगा इसके अंदर पाई बॉन्ड तो है नहीं, पाई बॉन्ड टूटता था रेजोनेंस में, बट हाइपर कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड ही नहीं है, तो कौन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, तो सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, यानी कि इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होती। हाइपर कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है, उसको बोलते हैं रेजोनेंस, तो इसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं होती, तो इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं, समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होगा। देखो कहीं भी पाई बॉन्ड नहीं है, हाँ ये है
इसमें प्लस 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 नेगेटिव और फ्री रेडिकल भी नहीं है, ये भी याद रखो ना, सही है। तो इसमें कहीं भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो इसको बोलेंगे जी नो बॉन्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस नहीं होगी क्योंकि पाई बॉन्ड नहीं है, तो पाई बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो क्या होगी, हाइपर कॉन्जुगेशन होगी या नो बॉन्ड रेजोनेंस होगी। तो पाई बॉन्ड नहीं टूटकर सिग्मा बॉन्ड टूट जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड टूटेगा। अब वो सिग्मा बॉन्ड कैसे टूटेगा, क्यों टूटेगा, कार्बोकटायन में कैसे होगा, फ्री रेडिकल में कैसे होगा, एल्कीन में कैसे होगा, कौन सी हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबल होगी, इन सब की बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं कार्बोकटायन से, स्टार्ट करते हैं कार्बोकटायन। कार्बोकटायन मैंने बोला ऐसा होता है एक, हम बात करते हैं एक कार्बोकटायन की। जैसे मैं बोलता हूँ कोई सिंपल सा कार्बोकटायन ले लेते हैं, ऐसे इससे भी सिंपल लेते हैं, CH3 और CH2 और प्लस, सही है जी। ये कार्बोकटायन, अरे कोई भी डालो, ये भी एक कार्बोकटायन है, लो ये भी एक कार्बोकटायन है, सही है जी, ओके ओके। अच्छा एक और बात, हाइपर कॉन्जुगेशन करने का एक और मतलब, कब हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे हम, जब तो पाई बॉन्ड नहीं होगा और पॉजिटिव चार्ज होगा उस कंपाउंड के पास, या नेगेटिव, नेगेटिव चलो होते नहीं, या फ्री रेडिकल हो या एल्कीन हो वो कंपाउंड, सही है। एक और कंडीशन कि उस कंपाउंड के पास वेकेंट पी ऑर्बिटल हो, इस बात को याद रखें, वेकेंट पी ऑर्बिटल होना चाहिए, वेकेंट पी ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी आप हाइपर कॉन्जुगेशन लगा पाओगे, तभी आप हाइपर कॉन्जुगेशन लगा पाओगे। अब ये वेकेंट पी ऑर्बिटल कैसे होता है, ऐसा इसको समझो। तो देखो यार, ये कार्बोकटायन है, समझ गए होंगे, पॉजिटिव चार्ज है। तो कार्बोकटायन में क्या होता है, देखो इसको अगर मैं स्ट्रक्चर को खोल दूं, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को खोल दूं, CH3 बॉन्ड CH2, ये लो CH2, और मान लो यहाँ पर कोई कंपाउंड था जो चला गया यहाँ पर, मान लो यहाँ पर एक वो था, क्या बोलते हैं उसको, X, यानी कि हेलोजन था। देखो हेलोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो यहाँ से जब वो गया अपने इलेक्ट्रॉन लेकर, तो इसको पॉजिटिव चार्ज और हेलोजन माइनस चार्ज बनकर निकला, सही है। तभी तो ये बना होगा CH3 CH2, और कुछ भी हो सकता है, हेलोजन मतलब कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, इस बात को याद रखो। तभी तो वो कार्बन को पॉजिटिव चार्ज देकर खुद चल दिया किसी और के पीछे, सही है। तो ऐसे बना होगा। अब एक बात देखो, ये जो कार्बन है इसका एक ऑर्बिटल वेकेंट हो गया, अरे यार इसका एक ऑर्बिटल क्या हो गया, वेकेंट हो गया। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, सही है। तो इसके पास कौन कौन से, इसका देखो, इसको कैसे लिखेंगे, 1s2 2p3 2p2 सॉरी 1s2 2s2 और 2p2 ऐसे लिखते हैं ना कार्बन को। तो आप देखो कि कार्बन का एक p ऑर्बिटल वेकेंट हो गया, कार्बन का p ऑर्बिटल वेकेंट, अरे यहाँ पर बॉन्ड नहीं बन रहा ना, तो ये वेकेंट ऑर्बिटल यहाँ से, यानी कि इसके p ऑर्बिटल में यहाँ पर बॉन्ड बन रखा होगा, तो पहले तो p ऑर्बिटल टूटेगा, पहले s ऑर्बिटल टूट जाएगा। अगर बॉन्ड टूटेंगे तो बाहर वाले ऑर्बिटल से या बाहर वाले शेल से टूटना स्टार्ट होते हैं, तो p ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन उठाकर ये ले गया, तो इसका p ऑर्बिटल वेकेंट है। मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर p ऑर्बिटल वेकेंट होगा या पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव हो, फ्री रेडिकल हो, तो ही p ऑर्बिटल वेकेंट होता है, तभी हम हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएंगे, सिंपल सी बात है। क्लियर है, इस बात को याद रखें। अब बात करते हैं कि कार्बोकटायन, ये कार्बोकटायन है। अब ये कार्बोकटायन बना कैसे होगा, देखो ध्यान से सुनो, ये कार्बोकटायन की मतलब इसकी प्रोडक्शन या इसका वो कैसे होगा, देखो सुनो कैसे बना होगा ये, ध्यान से देखो। अगर मैं, अच्छा ऐसे कर देते हैं, देखो अगर यहाँ पर मान लो, ये ऐसे करते हैं, मान लो यहाँ पर X था, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर गया और X माइनस बना, और ये बचा CH और CH और प्लस चार्ज, सही है, सही है जी। मतलब कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा अपने एलिमेंट, अपने इलेक्ट्रॉन अपने और इसका इलेक्ट्रॉन लेकर फुर्र हो गया, और ये बना कार्बोकटायन। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें रेजोनेंस तो होती नहीं, देखो इसमें रेजोनेंस नहीं होती, इसको क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसको क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, सही है जी, इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, ओके। अब एक बात देखो, कहाँ लिखूँ, अच्छा इसको रब कर देते हैं। अब एक चीज़ देखो,
कार्बोकटायन में अलग अलग चीज़ें ऑप्शंस हो सकती हैं। मतलब ये स्टेबल कैसे बनेगा, देखो क्या हुआ, ये इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला हाइड्रोजन समझ रहे हो, ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा और चला जाएगा, यानी कि ये H+ बनकर निकला, तो इसके पास क्या आया, माइनस चार्ज और 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर कार्बन और इसके पास प्लस चार्ज और एक हाइड्रोजन। अब देखो ये माइनस और प्लस चार्ज, इस कार्बन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, एक ये दे गया, इसके पास कम, इसका कोई ले गया था, तो ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे, CCH, और ये H एक लगा हुआ और ये H, और एक H+ बनकर निकल गया, एक H, तीसरा H+ बनकर निकल गया। तो ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। ये एटम देखो, इस पे से चार्ज हटा दोगे, चार्ज्ड स्पीशीज अनस्टेबल होती हैं, चार्ज्ड स्पीशीज अनस्टेबल होती, तो चार्ज हटाने के लिए इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, ये चल दिया, और ये देखो न्यूट्रल स्पीशी बन गई, तो ज़्यादा स्टेबल है। अब बात ये है कि ये किसको पता कि यही वाला हाइड्रोजन देकर गया होगा, तो हम बोलते हैं क्या पता पहले वाला हाइड्रोजन ऐसा ही रहे, दूसरा हाइड्रोजन H+ देकर निकल गया हो, तब भी यही बॉन्ड बनेगा। हम बोलते हैं क्या पता तीसरा हाइड्रोजन H+ देकर निकल गया हो और पहले और दूसरे ऐसे ही हों और ये निकल गया हो H+ देकर, मतलब 3 हाइड्रोजन, इसके तीनों में से कोई भी जा सकता था, तो इसके 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, मतलब 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आप बोलोगे इसके 9 बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखो पहले तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़े थे, अब इसमें रेजोनेंस तो हो नहीं रही, तो इसमें 9 बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हुए, 9 बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 9 बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हुए जी, 3 हुए, 4 नहीं हुए। देखो रेजोनेंस में हम जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता था सबसे पहले वाला, जहाँ से रेजोनेंस शुरू करते थे उसको भी काउंट करते थे, बट इसमें इसको काउंट नहीं करेंगे, पहले वाले स्ट्रक्चर को, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर था, मतलब ये CH3 और CH2+, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। स्टेबल तो ये हुआ ना जिसमें चार्ज नहीं आया, समझ रहे हो, तो उसको नहीं लेंगे। जो बाद में बने 3 वो 9 बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। तो जितने ज़्यादा 9 बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना ही कार्बोकटायन क्या होगा, स्टेबल होगा। जैसे हम बात करते थे पिछले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, जितने किसी कंपाउंड के पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा होते थे उतना ही वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता था। अब कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पूछ रहे हैं कि 4 ऑप्शन दे देंगे, बताओ कौन सा कार्बोकटायन स्टेबल है, तो आप क्या करोगे, उसके 9 बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर देखो कौन कौन से ऑप्शन है कि ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है। 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनने की। तो कितने बने, 3 बने, तो 3 9 बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। मान लो किसी के 2 बनते हों, तो दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ, जिसके ज़्यादा 9 बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी इसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है। हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा है, सही है। तो आप ऐसे कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बता सकते हो। ओके, अच्छा एक और चीज़ है, आपको हर बार 9 बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ट्रिक भी है। आप क्या करो अल्फा हाइड्रोजन निकाल लो, आप क्या करो अल्फा हाइड्रोजन निकाल लो। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही 9 बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। क्या कह रहा हूं मैं, आप अल्फा हाइड्रोजन निकाल लो, अल्फा हाइड्रोजन निकाल लो। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही 9 बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। बनाकर देखने की जरूरत नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन फाइंड आउट करो और 9 बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फाइंड आउट करो। अगर बोल दिया जाए बनाने को क्वेश्चन में, जो कि बोलेगा नहीं, सिर्फ स्टेबिलिटी देखनी होती हमें, तो पता चल जाएंगे, तो अब स्टेबिलिटी बता दोगे। किसने बोला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ बार बार, सही है। जैसे देखो अब ये अल्फा हाइड्रोजन होता क्या समझो, जैसे ये एग्जाम्पल लेते हैं CH3 और CH2+, ये कार्बोकटायन है। देखो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जिस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, जिस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, लिख लो यार हिंदी में उर्दू में जैसा मर्जी लिखो, जिस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है वो तो बना अल्फा कार्बन, सही है जी। जिस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज वो कौन बना जी, अल्फा कार्बन। तो मैं बोलता हूँ ये वाला कार्बन ये हुआ अल्फा कार्बन, हुआ कि नहीं, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। H के पास नहीं है पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन के पास है पॉजिटिव चार्ज, है ना। सर ये तो CH+ है, नहीं C के पास पॉजिटिव चार्ज है, लिखा ऐसा रखा है, सही है जी। दूसरी बात, फिर अल्फा कार्बन के
साथ वाला कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ वाला कार्बन, साथ वाले कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन होंगे वो होंगे अल्फा हाइड्रोजन। देखो पहले तो अल्फा कार्बन देखो, जिस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, जिसके पास फ्री रेडिकल है, या जिसके पास आप बोल सकते हो जिसके पास या डबल बॉन्ड है, ये सारे अल्फा कार्बन कहलाएंगे। अभी हम कार्बोकैटायन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं मैं। तो जिस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज हुआ, जिस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज हुआ, जिस कार्बन के पास फ्री रेडिकल हुआ, जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड हुआ, अच्छा गलत लिख दिया, जिस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ वाला कार्बन, उसके साथ वाला कार्बन क्या होगा? अल्फा कार्बन होगा। ठीक है, अल्फा कार्बन के साथ वाले हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन के साथ वाले हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। जिस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, जिस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, उसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन वो अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने हुए? 3 अल्फा हाइड्रोजन हुए। जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने ही नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने ही नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बात क्लियर? तो हमने देखा था 3 ही नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे। देखो अल्फा हाइड्रोजन भी 3 आए इसमें, तो 3 ही नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। तो आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता चल जाएगा। समझ में आया? अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है जी, ओके। चलें आगे, चलते हैं आगे, थोड़े से एग्जाम्पल करते हैं, समझ में आएगा। तो एक आधा क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देता हूँ, नोट करें, कॉपी पेन निकाल लें और इसको लिखते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं पूछता हूँ इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है। कार्बोकैटायन बनाता हूँ, आप बताओगे कौन ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है। सही है जी। तो जैसे देखो जी, ये देखो सी के बाद CH+, सही है, और सी के साथ CH3 और CH3। एक बॉन्ड इधर इसका, एक इधर, 1 2 3, 2 इधर 3 इधर, 2 3 4 नहीं, 1 2, एक इस कार्बन के साथ, एक इसके साथ, 2, तो 2 इसके साथ, 3 इसके साथ, एक कार्बन। सही है, पहला ऑप्शन ये। एक देखो जी, एक और देखो, और देखो, और देखो, और देखो, और देखो, जैसे कि ये देखो CH3 C+, CH2 CH3। यहाँ पे करो जूम 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 जूम, ये फिनॉल लगा देते हैं ना। जैसे मैं बोलता हूँ A B C देखो क्या है, C क्या है जी, C क्या है, CH3 CH2, ऐसा करो, CH2 हो गया, CH के पास प्लस कर दो, CH2 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 और 1 4, CH3। सही है जी, 3। अच्छा, तीनों में से बताओ किसका स्टेबिलिटी, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। बड़ा ही आसान सा कंसेप्ट है, देखो समझो। कौन ज़्यादा स्टेबल होगा तो क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे। यार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको स्टेबिलिटी पूछी है। तो देखो, जो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, उसके साथ वाला कार्बन वो हुआ अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन? कोई हाइड्रोजन नहीं, तो इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है। देखो इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, और इसके साथ एक और कार्बन, उसके पास हाइड्रोजन है। यहाँ देखो, अल्फा कार्बन के साथ पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के साथ वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो इसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन हुए, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हुआ। आप बोलोगे 5 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 5 अल्फा हाइड्रोजन है। नहीं, गलत। अरे देखो, ये पॉजिटिव चार्ज वाले के साथ एक कार्बन यहाँ भी तो होगा,
एक कार्बन यहाँ भी तो होगा। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, इसके साथ 3 बॉन्ड इसके इधर सेटिस्फाई, एक हाइड्रोजन होगा, तो 3 ये, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, समझो इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, और इधर इसके पास भी कितने होंगे, 6 अल्फा हाइड्रोजन। पॉजिटिव चार्ज के बगल वाला ये कार्बन, पॉजिटिव चार्ज के बगल वाला ये कार्बन, दोनों के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 और 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ? अब देखो ये ज़्यादा स्टेबल हुआ या ये ज़्यादा स्टेबल हुआ? देखो दोनों के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन हुए। मैं बोलता हूँ कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? हाँ, ये ज़्यादा स्टेबल होगा जिसमें ये लगा हुआ होगा। हाँ, साइक्लिक स्ट्रक्चर वाला ज़्यादा स्टेबल। दोनों के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन, बट ये ज़्यादा स्टेबल। हम बोलेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हुआ, बी, सी और ए। समझ में आई बात? चलें आगे। ओके जी, पक्का? देखो आगे चलते हैं, अगला टॉपिक। तो अगला करते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल करते हैं। चलो फ्री रेडिकल में करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। किसमें? फ्री रेडिकल में। फ्री रेडिकल में देखो सेम कंसेप्ट है, फ्री रेडिकल का भी सेम कंसेप्ट है, बस पॉजिटिव चार्ज की जगह क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल आ जाएगा। जैसे वही सेम CH3CH और इसके पास आ गया फ्री रेडिकल, वही सेम कंसेप्ट। फ्री रेडिकल वाला कार्बन, उसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, वो अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ही ज़्यादा स्टेबल, है ना। या नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर देखो, एक ये गाएगा फिर ये जाएगा फिर ये जाएगा अपना फ्री रेडिकल देकर, तो वो बॉन्ड बना देगा। अरे यार ऐसे नहीं हो जाएगा। अगर ये 3 बॉन्ड हुए HHH CHH और इसके पास है फ्री रेडिकल, देखो इसको फ्री रेडिकल या अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, तो ये वाला बाहर निकलेगा अपना लेकर एक इसको देकर, मतलब कि इसने क्या किया, इसका बॉन्ड था ये अपना इसको ले गया और ये इसने इसको दे दिया, दोनों का फ्री रेडिकल आया। अब ये फ्री रेडिकल दोनों बॉन्ड में उतरेंगे, स्ट्रक्चर हो गया स्टेबल CH2। तो इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। स्टेबिलिटी की तरफ भागना है, सही है। तो इसके कितने बनेंगे, पहले ये जाएगा फिर ये जाएगा फिर ये, 3 अल्फा हाइड्रोजन देख लो, तो उतने ही इसके स्ट्रक्चर बन जाएंगे, सही नहीं है। तो ऐसे ही जितना पूछा जाएगा वो बता दिया जाएगा आपको। ओके, अच्छा चलो एक एग्जांपल कर दो। जैसे मैं बोलता हूँ CH3 और CH2 ये 2, एक लिखो CH ये CH3 एक लिखो CH3 और CH3, सही है। 4 हो गई ना पूरी, 1 2 3 4, सही है। बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल? अरे ये ज़्यादा स्टेबल, इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन और इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये ज़्यादा स्टेबल। कौन सा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल? जिसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन, सही है जी। ओके। अब बात करते हैं एल्कीन की। देखो हमने बात करी थी तीनों में तो हाइपर कॉन्जुगेशन होती ही होती है, कार्बन आयन की वो है एक्सेप्शन, उसको भी हम देखेंगे, सही है। एल्कीन कैसा होता है? देखो ऐसा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो इसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, कोई फ्री रेडिकल नहीं। अगर यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव होता तो ये रेजोनेंस दिखाता, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पाई, ऐसा है ही नहीं, सिंपल एल्कीन है ये। तो इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगी। जो कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है उसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन के साथ वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। देखो जिस कार्बन के पास या तो पॉजिटिव चार्ज हुआ, या हुआ नेगेटिव चार्ज, या हुआ फ्री रेडिकल और या हुआ डबल बॉन्ड, जिस कार्बन के पास, आई रिपीट, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल या डबल बॉन्ड, उसके साथ वाला कार्बन होगा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उनको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके कितने अल्फा हाइड्रोजन? इसके अल्फा हाइड्रोजन होंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा 3 हाइड्रोजन नहीं, अल्फा 3 अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल। सिंपल सा कंसेप्ट, वही बात जैसे ऑप्शन देते हैं, जैसे सिंपल सी बात करता हूँ मैं, बड़े ही आसान से ऑप्शन देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो
हाँ ये देखो सी डबल बॉन्ड CH3 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 CH3, सही है। अभी देखो सी डबल बॉन्ड CH3 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 और सी नहीं H करो H, एक और करो सी डबल बॉन्ड CH3 CH3 H। बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल? अरे जिसके बाद ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन ये, 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 तो कितने हुए? 12 अल्फा हाइड्रोजन। 3 3 6 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन। 3 3 6 6 अल्फा हाइड्रोजन। कौन स्टेबल हुआ? अंधा भी बता देगा ये ज़्यादा स्टेबल, ये इससे कम स्टेबल। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसे पता चल जाएगा, सिंपल सी बात है। ओके जी, कर लोगे? अच्छा एक और एग्जाम्पल देखो, एक और देखो। अच्छा ये तो हुआ अल्फा हाइड्रोजन का। अगर ऐसा हो जाता सी डबल बॉन्ड और क्या है CH3 H, और ये देखो सी डबल बॉन्ड CH3 यहाँ भी H, यहाँ भी H। तो मुझे बताओ इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? उसको भूल जाओ, वो तो ऐसे ही रब कर देते हैं उसको, इसको छोड़ दो भी, पिछले क्वेश्चन का ये सही है। कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ? सर डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन, सर अल्फा हाइड्रोजन, सही है, अल्फा कार्बन। डबल बॉन्ड के साथ सारे अल्फा, डबल बॉन्ड के साथ ये रहे दो, तो 2 अल्फा कार्बन, 2 अल्फा कार्बन के बाद 6 अल्फा हाइड्रोजन, सही है, वेरी गुड, शाबाश। 2 अल्फा कार्बन, एक और एक, इनका कितना है? 6 अल्फा हाइड्रोजन। सर ये तो टाई हो गया। अब क्या करें? देखो अल्फा हाइड्रोजन सेम है, अब हम क्या करें? अब देखो कि ये दोनों स्ट्रक्चर है कैसे। देखो यार ये स्ट्रक्चर तो ट्रांस स्ट्रक्चर है, ट्रांस स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। और ये वाला स्ट्रक्चर है सिस। पढ़े होंगे ना यार? पढ़े ना? नहीं पढ़े सर, भूल गए, सारा कुछ भूल गए। ओके कोई बात नहीं, तो याद रखो ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। अगर अल्फा हाइड्रोजन टाई हो जाए तो, अगर तो अल्फा हाइड्रोजन सिस के ही ज़्यादा थे तो ये ज़्यादा हो जाता, फिर मत सिस को ज़्यादा कर देना स्टेबल। अगर बराबर हो अल्फा हाइड्रोजन ट्रांस और सिस में तो ट्रांस ज़्यादा स्टेबल है। ऐसा हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, सही है जी। ओके ओके, पक्की बात है। तो लास्ट करते हैं हम कार्बनायन। कार्बनायन कैसा होता है जी? कार्बनायन कैसा होता है? देखो कार्बनायन आपने सबने देखा होगा। कार्बनायन को हम ऐसा ही बोल दें, चलो CH3 CH2 और माइनस, सही है जी। देखो इसका स्ट्रक्चर होगा ऐसा, C और C और माइनस चार्ज, H और H, और इसके पास है माइनस चार्ज, सही है जी, ठीक है। अब एक बात देखो कि इसमें कॉन्जुगेशन क्यों नहीं होगी। देखो हमने बात करी थी कि p ऑर्बिटल वेकेंट होना चाहिए, कॉन्जुगेशन के लिए कंपलसरी चीज थी। देखो इसका p ऑर्बिटल तो फुल है, अरे यार इसका इलेक्ट्रॉन कोई ले थोड़ी गया, इसके p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन था, अरे एक और जाता जाता कोई और दे गया कार्बन को। कार्बन के बाद देखो 1 2 3 और 4 और 5 इलेक्ट्रॉन हो गए यार। कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, होने थे 4, हो गए 5। क्या करेगा ये? आउटर मोस्ट शेल में 4 चाहिए ना, 4 होते हैं ना 6 एटॉमिक नंबर, अरे इसके तो 5 हो गए, इसका वेकेंट ऑर्बिटल हुआ ही नहीं, इसका तो ऑर्बिटल और फिल हो गया, तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकती। p ऑर्बिटल ही वेकेंट नहीं है तो इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकती। नहीं समझे? एक और तरीके से समझो, अगर यहाँ पर मान लो कुछ लगा हुआ था, देखो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा होता, कोई कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था जो ए कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, सही है। तो ए ने क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन दिए, इसके बाद चार्ज आया और ये खुद प्लस बनकर निकल गया, सही है, ओके। अब इसको स्टेबल करने के लिए हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन देकर नहीं निकलना चाहिए, हाइड्रोजन इसका भी इलेक्ट्रॉन उठाए तो निकले। हाइड्रोजन क्या करे, इसका भी इलेक्ट्रॉन उठाए, H- बनकर निकले, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आए तो बॉन्ड बने, तो स्टेबल स्ट्रक्चर बने, जो कि पॉसिबल नहीं है। हाँ हाइड्रोजन हाइड्राइड बनकर निकलता है, बट ये सिंपल स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं है।
तो हाइड्रोजन H- बनकर निकलेगा, बट ये छोटा सा कंपाउंड कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो कैसे कार्बन के इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। बट एक स्पेशल केस जब हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है वो है ये कि अगर इस कार्बन के पास कम इलेक्ट्रोनेगेटिव की जगह कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लग रखा होता ऐसे, तो पॉसिबल था। देखो अब क्लोरीन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके बाद छोटा सा नेगेटिव चार्ज, इसके बाद थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। इसके चक्कर में यहाँ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज देखकर ये क्लोरीन माइनस बनकर कार्बन को पॉजिटिव चार्ज देकर निकल जाएगा, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और CH2, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे। अब स्ट्रक्चर स्टेबल हुआ, तो अब आप बोल सकते हो हाइपर कॉन्जुगेशन में कार्बन आयन में हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकती है। एक्सेप्शन मैं दोबारा बोलता हूँ, वैसे तो पॉसिबल नहीं है कार्बन आयन में हाइपर कॉन्जुगेशन, बट अगर कार्बन के साथ कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाए, ताकि कार्बन दूसरे रिच स्पीशी इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ बॉन्ड बना सके, तो कार्बन आयन में पॉसिबिलिटी है। मतलब कि अगर कार्बन आयन ऐसा होता CCl3 - CH2, इसमें कार्बन आयन की कॉन्जुगेशन हो जाती और ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता। सही है, ओके, तो सही है जी। आज के लिए इतना ही, हाइपर कॉन्जुगेशन में इतना ही। अल्फा हाइड्रोजन देखते रहो, बताते रहो, काम खत्म हो जाएगा। ठीक, तो पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में जिसमें हम पढ़ेंगे कार्बोकैटायंस क्या होते हैं, पूरा डिटेल कार्बोकैटायंस की लेकर आएंगे। कार्बोकैटायंस कैसे बनते हैं, स्टेबिलिटी, ऑर्डर, करैक्टरिस्टिक्स, कौन कौन ज़्यादा स्टेबल है, क्या ऑर्डर है ना, सारी की सारी बकवास हम उसमें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक आप एंजॉय करिए, खूब पढ़िए। ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय बच्चों।